मेहरबान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन। रमजान मेहरबान और हमारे नशरियात को आज तक हर लम्हे को बहुत खास बनाया है रोज पेटल ने, जो कि 40 ईयर से अपने लेगेसी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड और सबसे सॉफ्टेस्ट एंड क्वालिटी टिश्यूज अपने यूजर तक पहुंचाता है। रोज पेटल ने अपने डिलक्स पैक को रोज पेटल ओकेजन के साथ रिप्लेस किया है और अच्छी बात यह है कि आपको रोज पेटल ओकेजन के एक बॉक्स मिलते हैं 200 पुल्स, वो भी इन जस्ट ₹400। 400 रुपए की कम कीमत में आपको रोज पेटल ओकेजन से मिलते हैं 200 पुल। और इसकी एक और बड़ी खास बात और बड़ी अमेजिंग चीज ये है कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि रोज पेटल ओकेजन के बॉक्स को बड़ी ही कलरफुल तरीके से जो है वो डिजाइन किया गया है और हर सीजन में आपको इसके नए डिजाइन मिलते हैं विद अट्रैक्टिव कलर्स। तो इससे अमेजिंग बात और क्या हो सकती है कि खूबसूरती भी है और साथ ही साथ आप अपने हाइजीन्स को भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इतने अमेजिंग ये टिश्यूज हैं। और अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी सर्जरीज से गुजरते हैं। सर्जरीज के बाद की रूटीन कैसी होनी चाहिए, किस तरह से, सारी बात है कि आपका बॉडी है, बॉडी में एक मेजर तरह की जो है वो ट्रीटमेंट हुई है, उसके बाद की एहतियाती तदबीर कैसी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल आपका कैसा होना चाहिए और इससे रिकवर होने के लिए कितना ज्यादा टाइम लगता है। इस मौजू पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान जावेद, जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी ऑफ सर्जन्स और जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ये बताएं कि इतना मुश्किल नाम और इतनी मुश्किल डेजिग्नेशन, मतलब कि आजकल क्या क्या ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, इसे आसान अल्फाज में पहले देखने वालों को समझाइएगा कि ये किस तरह की सर्जरीज हैं। जी सबसे पहले तो आपका और सिटी 41 की तमाम टीम का शुक्रिया कि मुझे आपने एक बार दोबारा दावत दी अपने प्रोग्राम में। आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये बताऊंगा, जिस तरह बाकी तरीका इलाज दुनिया में आपने देखे हैं, जैसे मेडिसिन्स हैं, इंजेक्शंस हैं, हकीमी तरीकाकार हैं, होम्योपैथी है, इसी तरह सर्जरी जिसको उर्दू ज़ुबान में जराही कहते हैं, ये भी एक तरीका इलाज है। तो इस तरीका इलाज में आम इंसान के लिए जिस्म के जिस हिस्से में हमने इलाज करना होता है, जिस हिस्से को, उस हिस्से को हम काट के अपने जो औजार होते हैं उनसे उस ऑर्गन में एंटर होते हैं और उसमें जो बीमारी वाला हिस्सा होता है उसको रिमूव कर देते हैं या उसको रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से इसको हम सर्जरी का नाम देते हैं आजकल की मॉडर्न जो लैंग्वेज है। तो इसमें बेसिकली जो है ट्रीटमेंट का तरीकाकार वो इन्वेजिव तरीका है, यानी आप बगैर किसी दवाई के आप ब्लेड्स के साथ, या आजकल जैसे लेटेस्ट तरीके आ गए, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि बड़े मुश्किल नाम आ गए हैं, तो लेप्रोस्कोपिक एक तरीका आ गया है जो कि एक एंडोस्कोपिक तरीका है। एंडोस्कोपी हम कहते हैं उस तरीके को जिसके जरिए आप एक कैमरा ले जाते हैं किसी भी कैविटी के अंदर और इस कैमरे से आप उन चीज़ों को देखते हैं बगैर चीर फाड़ के। आप छोटे छोटे सुराखों से अंदर जाते हैं और जो भी बीमारी आपका हिस्सा होता है या कोई ऐसा मसला होता है उसको आप उस कैमरे से ट्रीट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सर्जरी के बाद जैसे कि आपने बताया, तो ये सर्जरी का प्रोसीजर कितना ज्यादा जो है क्रिटिकल होता है, ये भी मैं जानना चाहूंगी। देखिए सर्जरी बेसिकली खुद इटसेल्फ एक स्ट्रेस है। तो जब भी आप खुद देखें, इंसान कभी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज होती है, वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है और उस पर स्ट्रेस आता है। तो सर्जरी का स्ट्रेस भी इसी तरह एक स्ट्रेस है। तो सर्जरी इज ओवरऑल ए स्ट्रेसफुल कंडीशन, ठीक है? ये आपके दिमाग को, आपके तमाम ऑर्गन्स को उसी तरह स्ट्रेस देती है जिस तरह कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन देती है। तो इसमें यह है कि इसमें चूंकि आपको एक जिस्म के इंसान के हिस्से को बेहोशी दी जाएगी, उसके बाद उस बेहोशी के बाद उस हिस्से में चीर फाड़ की जाएगी, तो उसकी वजह से जाहिर बात है उसकी फिजियोलॉजी और उसकी जो एक लाइफ पे इम्पैक्ट है वो तो आता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ देखें, आपकी कोई भी सर्जरी होती है तो उसके बाद एक टाइम होता है जब आप रिकवर करते हो, तो इसका रिकवरी टाइम कितना है और इसमें एहतियात कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जी ये एक अच्छा सवाल है। रिकवरी टाइम के लिहाज से तो मैं इस तरह कहूँगा कि तमाम सर्जरीज का रिकवरी टाइम डिफरेंट है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप किसी इंसान के पेट की सर्जरी करते हैं चीर फाड़ करके, जिसे हम आम जुबान में जराही कहते हैं, उसमें तो देखें पहले ज़मानों में ये था कि आप सर्जरी करवा लें और बिस्तर से न उठें जी। तो उसमें देखा यह गया कि लंबा अरसा जो लोग बिस्तर पे लेटे रहते थे उन पे बहुत सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती थी। टांगों में खून जम जाता था, वो खून वहाँ से सिरक के आगे जिस्म के दूसरे हिस्सों में पहुँच के ब्लॉक कर देता था नसों को। तो मरीज़ उन मसलों के साथ मसलों में फंस जाते थे, एक्सपायर हो जाते थे, लंबी कोमॉर्बिडिटीज़ में जाते थे, इंटेंसिव यूनिट्स में एडमिट हो जाते थे। उसके बाद एक नई चीज़ दुनिया में मुतारिफ कराई गई जिसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो लेप्रोस्कोपी ने क्या किया कि हमारा जो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी है एक तो उसको कम किया,
ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे को कम किया, फाइनेंशियल कॉस्ट को कम किया ओवरऑल। अच्छा, ये फाइनेंशियली भी कम है? जी जी, देखें आपका मरीज अस्पताल कम टाइम रहेगा, दवाई कम लगेगी और टाइमली अपने ऑफिस जाएगा, तो उसके जो फाइनेंशियल और सोशियो इकोनॉमिकल जो उसका स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा। ओवरऑल इस तरह सोसाइटी इम्प्रूव करती है आपकी जो फाइनेंशियल। लैप्रोस्कोपी के थ्रू अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो कितना टाइम, मतलब कि मैक्सिमम कितने डेज के बाद जो है एक पेशेंट उठ के बैठने के और चलने फिरने के काबिल हो जाता है? देखें, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक जादू है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद हम पेशेंट को 4 से 6 घंटे बाद भी डिस्चार्ज कर देते हैं और उससे कहते हैं कि आप अपनी रेगुलर रूटीन मतलब आपको 24 आवर्स के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है? कुछ प्रोसीजर तो ऐसे हैं जिनमें अब कोई जरूरत नहीं है, उनको हम डे केयर प्रोसीजर भी अब कहने लग गए हैं। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स का ऑपरेशन है जी, पित्ते का ऑपरेशन है, इनमें तो मरीजों को आमतौर पर जो बड़े अस्पताल हैं पाकिस्तान में इस वक्त टीचिंग अस्पताल हैं, वो तो उसी दिन डिस्चार्ज कर देते हैं पेशेंट को। डे केयर के तौर पर प्रोसीजर होता है और शाम के वक्त पेशेंट अपनी एक्टिविटीज कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो इस तरह और से लैप्रोस्कोपी के थ्रू किस तरह की सर्जरीज होती हैं या हर तरह की सर्जरी जो है वो की जा सकती है? जी, दुनिया में इस वक्त जो है ना जी, वो लेप्रोस्कोपी के जरिए हर तरह की सर्जरी की जा रही है। ओके। एवरी काइंड ऑफ सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कार्डिक सर्जरी, लाइक एब्डोमिनल सर्जरी, नसों की सर्जरी, जहां तक जो चीजें पहले ओपन होती थी वो दुनिया में शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इन चीजों में अभी थोड़ा सा पीछे है। ओके। लेकिन पाकिस्तान में भी अब इसके जरिए मोटापे का ऑपरेशन, पित्ते का अच्छा। ऑपरेशन तो आपको पहले से पता है बहुत जी, कॉमन है, जी, जी। अपेंडिक्स का ऑपरेशन और हर्निया का ऑपरेशन, ये सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे हैं। फैसलाबाद में भी हो रहा है, हम अपने यूनिट में भी करते हैं। तकरीबन हमने पिछले साल 30-35 जो है वो मोटापे के ऑपरेशन किए हैं और पित्ते के तो लातादाद ऑपरेशन होते हैं लेप्रोस्कोपी के जरिए। बिल्कुल ठीक है। और क्या ये टेक्नोलॉजी, ये सर्जरी, ये ट्रीटमेंट का तरीका पाकिस्तान में आम है? हर जगह पे इजीली मतलब इस लेप्रोस्कोपी के जरिए जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? जी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है ना, इसकी आगे फिर फर्दर बेसिक और एडवांस लेप्रोस्कोपी में 2 डिवीजन हैं। तो जो बेसिक लेप्रोस्कोपी है वो तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में भी इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा। हमारा जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, उसने जी। बड़ा काम किया है इस पे, पूरी दुनिया के इदारों से इश्तराक करके हमारे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें लोगों को ट्रेन किया, उन लोगों ने फिर आगे फर्दर लोगों को ट्रेन किया, उन्होंने फिर आगे अपने जो तहसीलों में डॉक्टर हैं उनको ट्रेन किया। तो इस तरह से ना अब जो छोटे प्रोसीजर्स के लिए तो हर इलाके में डॉक्टर अवेलेबल हैं। आपको जहाँ मतलब आप चली जाएं, आपको किसी छोटी तहसील में या बड़े शहर में जहाँ पे पहले कोई चीज़ें नहीं परफॉर्म करते थे लोग, अब वहाँ हर जगह ये कॉमन प्रोसीजर मिल रहे हैं। जहाँ तक बात है एडवांस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की, वो अभी बड़े शहरों तक लिमिटेड है क्योंकि उसमें अभी उतने लोग ट्रेंड नहीं है, उतना मौका नहीं मिला लोगों को, तो वो टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह इंप्रूव करते बिल्कुल हैं। ठीक है। लेप्रोस्कोपी से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आई एम श्योर कि आप लोगों के माइंड में भी होंगे और मेरे माइंड में भी हैं, वो भी डॉक्टर साहब से करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है और आप देख रहे हैं रमजान मेहरबान। रमजान मेहरबान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी 41 की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान। और सर्जरी के नित नए तरीके जो है वो इंट्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिनसे दुनिया में जिनसे जिद्दतें आई हैं। और डॉक्टर साहब से मैं यही जानना चाहूंगी कि आपने एहतियाती तदाबीर बता दो दी कि सर्जरी के बाद की क्या होनी चाहिए, सर्जरी से पहले की भी कोई जैसे हर चीज़ की एक प्री प्लानिंग होती है, तो इसके पहले भी की भी कोई प्रिकॉशंस हैं, कोई एहतियाती तदाबीर हैं जो फॉलो करनी चाहिए पेशेंट्स को? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि कुछ सर्जरीज में तो कुछ मरीज लाइक जैसे हार्ट के मरीज हैं, किसी और बीमारी के लिए कोई दवाई ले रहे हैं, तो हमें बाज़ औक़ात वो दवाएं बंद करनी होती हैं। मरीजों को इन बातों का नहीं पता होता। अच्छा। वो चले जाते हैं डॉक्टर से ऑपरेशन करवाने और डॉक्टर साहब को मुकम्मल हिस्ट्री नहीं देते, खून पतला करने वाली दवाई खा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब बाज़ औक़ात सरसरी पूछते हैं, बाज़ औक़ात तफसील में भी पूछते हैं, लेकिन मरीज बता नहीं पाता। उससे नुकसान क्या होता है कि जब सर्जरी हम करते हैं ना तो वो ब्लीड बहुत करते हैं पेशेंट, अच्छा। और बाद में जब हम रिट्रोस्पेक्ट जाके हिस्ट्री और वो लेते हैं, इसलिए होता है कि खून बहुत पतला हो चुका जी जी, होता है? वो बहुत पतला, चूंकि खून पतला किया हुआ होता है दिल के डॉक्टरों ने, ताकि वो दिल की नसों में जो तंगी है उससे गुजर के जाके उनको दिल को सप्लाई दे सके। लेकिन हमें जब वो हिस्ट्री देते हैं तो हिस्ट्री में बाज़ औक़ात नहीं बता पाते या हमारी तरफ से कुछ कोताही हो जाती है, तो उसमें फिर ये ना कुछ मिसहैप्स होते हैं जिसमें ब्लीडिंग होती है, फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसके अलावा सर्जरी से पहले कुछ मरीजों को हम तंबाकू नोशी छोड़ने का मशवरा देते हैं कि आप इसको तर्क कर दें, क्योंकि ये आपके सर्जरी के लिए या आपकी रिकवरी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सर्जरी से पहले हम फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी खास तौर पे, क्योंकि आपकी जितनी बेहोशी की दवाइयाँ वो सारी फेफड़ों के जरिए जाएंगी, तो हम उसकी एडवाइस करते हैं। मरीज़ को, हर मरीज़ को सर्जरी से पहले कुछ 8 से 10 घंटे पहले हम खाना पीना बंद कर देते हैं, ताकि सर्जरी के बाद जो उसके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उल्टी आए, बाज़ औक़ात इस तरह के मामला होते हैं,
وہ کم سے کم ہو سکیں. اور لیپروسکوپی کے تھرو بھی اگر آپ سرجری کر رہے ہو تو اس میں بھی یہ ہے کہ سرجری کے بعد کتنا ٹائم ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پیشنٹ کچھ نہیں کھائے گا, یا اس میں نارمل جیسے آپ بتا رہے کہ چیزیں بہت زیادہ نارمل ہوتی ہیں, عام سرجریز جو کہ کئی سالوں سے ہوتی آ رہی ہیں یا کافی عرصے سے ہم نے جب سے سرجریز وغیرہ کو سنا ہے, تو اس کا کھانے پینے کا جو بات کا ہے وہ بھی طریقہ کار سیم ہی رہتا ہے, یا پھر اس میں آپ نارمل روٹین کے اکارڈنگ جو ہے وہ انٹیک کتنے ٹائم کے بعد کر سکتے ہیں؟ بالکل, یہ بڑا اچھا سوال ہے. اس میں نا دنیا میں ایک نیا کنسیپٹ آ گیا پچھلے چند سالوں سے, اس کو کہتے ہیں ایراس پروٹوکول. ہم اپنی زبان میں ERAS, انہانس ریکوری آفٹر سرجری. اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم مریض کو سرجری سے تقریباً 2 یا 3 گھنٹے پہلے ایک کاربوہائیڈریٹ رچ یا آپ کہہ لیں میٹھا ایک فلوئڈ پلاتے ہیں, اور سرجری کے فوری بعد 1 سے 2 گھنٹے بعد ہم اس کا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. اس میں چاہے آپ نے اس کے معدے پہ سرجری کی ہوئی ہے, چاہے آپ نے اس کی آنت پہ سرجری کی ہوئی ہے, چاہے پتے کا آپریشن کیا ہوا ہے, چاہے کچھ بھی کیا ہوا ہے, ایراس پروٹوکول کے تحت جو بھی مریض آپ کی سرجری کی اس لسٹ میں آ جائے گا اس کو 2 گھنٹے بعد کھانا پینا چلنا ہر چیز شروع ہو جائے گی, اور کسی قسم کی نالی نہیں لگے گی اس کو, نہ پیشاب کی, نہ ڈرین جو پیٹ میں لگتے ہیں, نہ کوئی اور نالی. بالکل ٹھیک ہے. اور لیپروسکوپی کے علاوہ پاکستان میں اگر بات کریں تو اسی ٹائپ کی کوئی اور ٹریٹمنٹس یا سرجری یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو بہت زیادہ جو ہے میڈیکل کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر رہی ہے اور پیشنٹ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر رہی ہے؟ جی بالکل, اس میں 2 چیزیں میں جن کا ذکر کرنا چاہوں گا جو شاید کچھ لوگ جانتے بھی ہوں. ان میں ایک چیز تو ہے ہماری آج کل جو روبوٹک سرجری. اچھا, تو روبوٹس میدان میں آ گئے ہیں, لیکن وہ روبوٹس آزاد نہیں ہیں, وہ ہائیبرڈ روبوٹس ہیں, وہ سرجری پرفارم کرتے ہیں بالکل آن دا انسٹرکشنز آف کنسلٹنٹ. جو ڈاکٹر ان کو انسٹرکٹ کرتا ہے وہ پروسیجر اسی طرح پرفارم کرتے ہیں. اصل میں وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر, یہ ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے. اس کے لیے وہ آپریشن تھیٹر کے اندر نہیں جاتا. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر واش اپ ہوتے ہیں, اپنا وہ گلوز پہنتے ہیں, گاؤن پہنتے ہیں اور پھر آپریشن کرتے ہیں, اس میں وہ چیز نہیں ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر اور روبوٹ کو کمانڈز دیتے ہیں کہ آپ یہ پروسیجر کریں, آپ اس طرح کریں, آپ اس طرح, وہ سارا پروسیجر روبوٹ خود کر رہا ہوتا ہے. اور دوسری جو چیز اب جدت آئی ہے کچھ سالوں سے, اس کو ہم کہتے ہیں گیما نائف یا سائبر نائف سرجری. وہ بیسیکلی جنرل سرجری یا ہماری سرجری کا حصہ نہیں ہے, وہ ریڈیولوجی کا ایک پارٹ ہے. اس میں برین کے ٹیومرز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, یعنی وہ ایک سائبر نائف مشین ہے جو پاکستان کے 3-4 اسپتالوں میں موجود ہے. وہ برین کے جو ٹیومر ہیں, کچھ خاص انہوں نے سائز ایک اس کا رکھا ہوا ہے 2 to 3 سینٹی میٹر, ان ٹیومرز کو ڈائریکٹ وہ جو ریز ہیں وہ ایک نائف کی طرح, سائبر نائف یعنی کمپیوٹرائز نائف کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور وہ ٹیومر ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس طرح کیا سرجری سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گھبراتے ہیں, تو کیا ہر چیز جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, کوئی ایسی آپ کو کچھ نہ کچھ اس طرح سے پرابلم ہو جاتا ہے باڈی میں کہ سرجری ہی اس کا حل ہوتا ہے, تو کیا اس کا آلٹرنیٹ کوئی میڈیسن کے تھرو بھی ٹریٹمنٹ لوگ کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر کوئی ہو سکتا ہے کہ سرجری افورڈ نہ کرے, یا ہو سکتا ہے کسی کو فوبیا ہو, یا کسی بھی طرح کی ڈفرینٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں, تو کیا ادویات کے ذریعے علاج ممکن ہے؟ یہ بہت آپ کی جو بات نہیں میں نے بہت بار نوٹس بھی کی ہے, اور اس پہ بڑا پرابلم بھی ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے. یہ بعض اوقات ہوتا ہے جس کی وجہ سے پروسیجر کینسل ہو جاتے ہیں, بعض اوقات پیشنٹ آپریٹ نہیں کرواتا, ڈیزیز بڑھ جاتی ہے. میں نے ریسنٹلی ایک پیشنٹ دیکھا ہے جس کا تقریباً 40 کلو کا بریسٹ کا ٹیومر ہے. 40 کلو میں نے خود دیکھا ہے, یہ 2 دن پہلے. اور میں نے جب اس لیڈی سے کوشچن کیا کہ آپ کیوں نہیں آپریشن کرانا چاہتی, وہ کہتی میں کسی ڈاکٹر کے قریب جاؤں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اور ریسنٹلی میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ کم از کم آپ اس کی بایوپسی تو کروائیں, ہمیں پتہ تو چلے یہ چیز کیا ہے, یہ جڑوں والی گلٹی ہے یا بغیر جڑوں والی. یقین کریں وہ بایوپسی کرانے بھی نہیں آئی, وہ گھبرا گئیں. ایسے مریضوں کے لیے ہمارے پاس دوائیوں سے تو یقیناً علاج بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا. کچھ صورتحال کچھ سچویشن میں ہم کرتے ہیں دوائیوں سے علاج, جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ کنڈیشن سٹیبل ہو جائے گی دوائی سے. جیسا کہ پتے کی پتھری ہے, اس میں ہم عام طور پہ ایڈوائس سرجری ہی کرتے ہیں. بٹ کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو فوبیا ہوتا ہے یا جو سرجری نہیں کرانا چاہتے, ان کی سمٹمز کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف ہم کچھ ٹائم کے لیے ان کو ادویات دے دیتے ہیں. بٹ ادویات آلٹرنیٹو نہیں ہے سرجری کا. اچھا, یہ جسٹ فار ٹائم بینگ سمٹمز کنٹرول کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب ان کو فوبیا, جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں, تو اس طرح تو اپنی زندگی کو جو ہے وہ رسک میں ڈالنے والی بات ہے. اور جب اتنی فرینڈلی ٹریٹمنٹس ہو تو آئی ایم شیور کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے اور ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی بہتری کی ہی بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نہ آئے اور اتنی جو ہے امیزنگ انفارمیشن ہمارے تمام آڈینس تک پہنچائی. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے دیکھنے والے ہیں پلیز اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر ریگولر چیک اپ کرواتے رہیں گے تو بہت ہی ابتدائی سطح پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باڈی میں کس طرح کے ڈس آرڈرز ہیں, تو آپ ادویات کے ذریعے ہی انہیں کیور کروا سکتے ہیں, تو سرجری تک کی نوبت ہی نہیں آئے گی. ہمارے ساتھ پروگرام میں بنے رہیے گا. وقت ایک چھوٹی سی بریک, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان.